नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भोपाल से बड़ी अपडेट है, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक हो रही है। सीएम हाउस में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक ओबीसी आरक्षण विवाद के समाधान के लिए हो रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बैठक में कांग्रेस के 5 सदस्यीय दल शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए हैं और आप प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल भी बैठक में मौजूद है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिंपल और सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी बैठक में मौजूद है। बैठक में ओबीसी आयोग अध्यक्ष रामकृष्ण कसमारिया, मंत्री कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाहा सहित अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और ओबीसी आरक्षण विवाद के समाधान के लिए बैठक आयोजित हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गृह प्रवेश नारियल फोड़ के उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता जब पड़ती, जब विवाद होता है, आपस में समन्वय नहीं होता है, जब होता है। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने अध्यादेश कानून लाए तो देख। बिल्कुल, जो ओबीसी आरक्षण है उनको मिलना चाहिए। आरक्षण 27% उनका हक है और एक बार ये लागू भी हुआ था, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम लोग की मांग रहेगी यहाँ पर कि 27% आरक्षण उनको मिले। तो फिर क्यों हाईकोर्ट उधर उधर से क्यों ये सब हो रहा है? 100 करोड़ का बताया जा रहा है, सिर्फ ऐसी हो रही है, क्यों हो रही है? आज उनकी केंद्र में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है, तो वो चाहे तो कर सकते। पूरे जो भी अपने ओबीसी आरक्षण को लेके है अपनी जनता के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में है और उनको अपना हक मिलना चाहिए। देखिए, जब कानून बन चुका है, आरक्षण में रोक तो सरकार की लापरवाही की वजह से रुका हुआ है। सरकार अगर अच्छे से पैरवी करती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो ओबीसी के बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शन दिया कि कोई रोक नहीं है। और भोपाल से अगली खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर का बयान सामने आया है। ओबीसी आरक्षण का कानून 2019 में बना था। कानून बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि जनता ने बनाया और सर्वदलीय बैठक का मकसद एक विशेष पार्टी को इसका क्रेडिट ना जाए। कानून पर ना पहले स्टे था और साथ ही आज स्टे रहे। ओबीसी आरक्षण का कानून कोई न्यायालय स्टे कर ही नहीं सकता। ये बात उन्होंने कही और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। का कानून बना था 2019 में, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसके बाद सरकार बदली, दूसरी सरकार आई और जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है या बुलाई जा रही है या जो भी लोग आ रहे हैं, तो वो एक मैसेज देना है कि भाई ये कानून जो है ये सबने मिलके इसको लागू किया है और ये कोई विशेष पार्टी को क्रेज इसका ना जाए। ये कानून ना तो पहले स्टे था ना आज स्टे है। ओबीसी का 27% कानून स्टे कोई भी न्यायालय कर भी नहीं सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 1992 में एफर्म कर दिया है कि इस देश में 52.8% आबादी अकेले ओबीसी की है। जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं वो 1931 की पॉपुलेशन के आधार पर आधारित हैं, तो इनको उतना ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही डायरेक्शन दिया है, जो कि आज मध्य प्रदेश राज्य में कभी कंप्लायंस नहीं हुआ, कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग का कोई ऑफिस नहीं है, उसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। इससे बड़ी मजाक इस जनता के साथ क्या हो सकती है? और ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर का बयान भी सामने आया है। भोपाल से बड़ी अपडेट, जहां ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने में फिलहाल कोई रोक नहीं है। सरकार चाहे तो आज भी इसे लागू कर सकती है। ऑर्डिनेंस पर स्टे हुआ था, वह भी लिमिटेड पार्ट के लिए हुआ था और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने में फिलहाल ऐसी कोई रोक नहीं है किसी भी तरीके की। वो सरकार चाहे तो आज भी इसे लागू कर सकती है, क्योंकि ऑर्डिनेंस पे स्टे हुआ था, वो भी लिमिटेड पार्ट पे हुआ था, वो भी एडमिशंस के मैटर्स पे।
और ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस का दावा है कि ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस ने कहा कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण दिया, कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर आरक्षण देने को व्यवस्था बनाई और कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में अध्यादेश लेकर 27% आरक्षण दिया। कुल मिलाकर अब बयानबाजी का दौर देखने को मिलना है और कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। 27% आरक्षण कांग्रेस ने दिया। बीजेपी सरकार ओबीसी का आरक्षण पिछले 6 साल से रोक रही है। बीजेपी सरकार ने कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ वकील खड़े किए। ओबीसी आरक्षण देने के नाम पर सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। कुल मिलाकर सियासत गरमा रही है और अपने अपने दावे सबके हैं। कांग्रेस का कहना है कि हितैषी ओबीसी की कांग्रेस है। 2019 में कांग्रेस सरकार में ही आरक्षण पास हुआ था और लागू किया गया था, लेकिन अब कई बार कानूनी दांवपेच के चलते बीजेपी की वजह से आरक्षण आगे लागू नहीं हो पाया, जिसके चलते अब कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। और इसी खबर पर और भी हम चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। अमित चौरसिया कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही योगेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमित जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सर्वदलीय बैठक हो रही है और अब तमाम तरीके से कोई वकीलों के बयान भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि कोई हितैषी जो ओबीसी अपने आप को हितैषी बता रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी की भूमिका इसमें बराबर है। जो बैठक है वो सारे संशय दूर करना है। क्या कुछ कांग्रेस की इसको लेकर प्रतिक्रिया है? क्योंकि कांग्रेस ने तमाम दावे किए हैं इससे पहले कि कांग्रेस सरकार में ये पूरा आरक्षण पास हुआ, कांग्रेस ने चाहती थी, बीजेपी ने तमाम अड़ंगे अपनाए। क्या कुछ कांग्रेस की प्रतिक्रिया? ऋषभ जी, देखिए, आपके सभी दर्शकों को ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संसदों में वादे करती है और मंचों से बड़े बड़े भाषण देती है, लेकिन जब पिछड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश की 60% आबादी है उसको उसका अधिकार देने की बारी आती है, जब उसको सामाजिक न्याय उसको देने की बारी आती है, तो कोर्ट में जाके पलट जाती है। और मैं सिलसिलेवार एक पॉइंट दर पॉइंट आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की आबादी को न सिर्फ छलने का काम किया है बल्कि उनको धोखा देने का और ठगने का काम किया है। 70,000 से अधिक बैकलॉग के पद पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश सरकार में खाली है। एमपीपीएससी के अंदर 87-13 का एक ऐसा फार्मूला ला दिया गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कोर्ट ने बार बार कहा कि 87-13 के किसी भी प्रकार के फार्मूले पर हमारी तरफ से कोई रोक नहीं, आप तत्काल हटाइए, लेकिन सरकार ने नहीं हटाया। यही एमपीपीएससी के जो वकील रहते हैं, ये जाके जब को पिछली तारीख पे सुप्रीम कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब उनसे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए हमने मध्य प्रदेश को 27% आरक्षण नहीं दिया तो इस 87-13 के जो फार्मूले में इतने वंचित बच्चे हैं पिछड़ा वर्ग के, उनका क्या होगा? तो बहुत ही बेशर्मी के साथ में गैर जिम्मेदाराना बयान जो है मध्य प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि साहब हम एक वो लाएंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे और ये पद निरस्त कर देंगे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में हो कि सरकार की मंशा ही नहीं है पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की। 15 बार से अधिक बार जो है सुप्रीम उच्च न्यायालय में सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाती है। 15,000 का कॉस्ट फाइन लगता है। सजावटी, बनावटी और दिखावटी जो है पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया है, जिसके पास न कर्मचारी है न बैठने के लिए कुर्सी टेबल है। 1 वर्ष से अधिक हो गया पिछड़ा वर्ग की कोई आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं बनी। तीसरी बात हम अगर करें तो भीमराव अंबेडकर शोध संस्थान ने एक सर्वे करा, उसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है वो 60% से ऊपर है। मतलब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो मऊ में है, अपने आप में एक प्रामाणिक यूनिवर्सिटी है, वो एक शोध करवाती पिछड़ा वर्ग के ऊपर, लेकिन राज्य सरकार उसके शोध की जो दिए गए हुए उसको संज्ञान तक में नहीं लेती है। ये बताता है कि राज्य सरकार किस तरह पिछड़ा वर्ग विरोधी है। और अब स्वांग और नाटक रचनाएंगे, बता रहे हैं कि साहब आइए और सर्वदलीय बैठक में आइए, उसका हिस्सा बनिए। क्यों साहब, आपकी नाकामी का हिस्सा क्यों बने? हमने तो आरक्षण ऑलरेडी दिया है। ठीक है, ठीक है। देखिए, तमाम इसके पहले भी आपने आरोप लगाया है। एक प्रतिक्रिया योगेश जी पहले आपसे ले लेते हैं, क्योंकि अब केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं और जो अड़ंगे डालने का काम किया है बीजेपी ने किया है, ये बातें कांग्रेस लगातार कहती आई है। क्या कुछ अभी की जो बैठक है इसके साथ ही तमाम संदेश भी जा रहे हैं, क्या कुछ अभी आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि जो आरोप पहले लगते रहे हैं बीजेपी पर, लगातार इस पर कांग्रेस वार करती रही। देखिए ऋषभ जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कांग्रेस पार्टी का। 55-60 साल तक जिन्होंने देश पे शासन किया, देश और प्रदेश पे, उन्होंने कभी पिछड़ा वर्ग की चिंता ही नहीं करी। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी माननीय मोदी जी के केंद्रित नेतृत्व में पदार्पण के बाद हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं,
हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। और हमारे अभी मुख्यमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही, जो प्रमुख समाचार पत्रों में छपा भी है डॉक्टर मोहन यादव जी ने, कि हम भी चाहते हैं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27% हो, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27%। ठीक बात। तो क्यों ना साथ मिलकर इस मसले को सुलझाएं। ठीक है, लेकिन योगेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन कांग्रेस जो कहती है आप चाहते अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस का एक तर्क है जो जनता को लगातार वो बताने की कोशिश भी रहती है कि हमारी सरकार में तो हमने पूरी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन आपने कोर्ट पहुंचे, आपने अड़ंगे लगाए, जिसके चलते पूरा मामला या वहीं के वहीं रह गया। क्वेश्चन अच्छा है आपका, जवाब देने के लिए समय चाहिए। देखिए, जब कमलनाथ जी की सरकार अपने अंतिम चरणों में थी, मतलब विदाई के अंतिम चरणों में थी, तो जाते जाते 3 दिन पहले इन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण का प्रोपोगंडा इसलिए कहूंगा कि वो विधानसभा में पारित नहीं कर पाए, उसको डायरेक्ट इन्होंने कैबिनेट के माध्यम से राज्यपाल के पास भेजा। ठीक है, उसके बाद कमलनाथ सरकार चली गई। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ एडवोकेट विवेक तनखा जी के माध्यम से इनके तत्कालीन प्रवक्ता सैयद जाफर और जिला कांग्रेस छिंदवाड़ा के अध्यक्ष, जो वहां का पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके माध्यम से पिछड़ा वर्ग के विरोध में याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में। छोटी मोटी मिलाकर कुल 75 से ज्यादा झूठ बोलने का और बरकराने का काम ना करें योगेश गुप्ता जी। दल बदलू जाफर जो है आपकी पार्टी के अंदर है और उसने पिछड़ा वर्ग आरक्षण को देने के लिए याचिका लगाई थी, ना कि विरोध के लिए लगाया था। तो ये झूठ बोलने का बरकराने का काम बंद कीजिए। लगातार मध्य प्रदेश की पिछड़ी आबादी को आप छल रहे हैं और देशभक्ति के साथ में पक्ष रख रहे हैं। ठीक है अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन समय आपके पास रहेगा। योगेश जी, तो आप अपनी भाषा मर्यादित रखो, इनसे कहिए बात रखें, झूठ पे बात नहीं रखा, मैं झूठ नहीं सुनूंगा इनका। प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हो, प्रतिष्ठित चैनल में झूठ मत बोलिए भाई। इस प्रकार बिल्कुल मर्यादित भाषा है, बिल्कुल मर्यादित भाषा, बौखला नहीं रहे आप, चल रहे हैं आप। आपका एमपीपीएससी जाके एफिडेविट वापस ले रहा है। अरे किसने बनाया एमपीपीएससी का अध्यक्ष अध्यक्ष कौन बनाता है? मुख्यमंत्री बनाता है ना। ठीक है, तो बिना सरकार के पंचायत। ठीक है योगेश जी आप अपनी बात रख लीजिए। अमित जी आ रहा हूँ आपके पास। अमित चौरसिया जी थोड़ा रुक जाइए, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि एक एक करके बात जाएगी, जनता समझेगी। आपके तर्क है, आपके पास आऊंगा। योगेश जी पहले अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अमित जी के पास जा रहा हूं। देखिए, इनसे कहिए जल्दी बात रखें। देखिए, ये इस प्रकार कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, जब सच्चाई सामने आती है तो इसी प्रकार बौखला कर डिबेट और विषय को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये इनको मुकेश नायक जी ने शिक्षा दी है कि डिबेट खराब कर दो जब सत्यापित आंकड़े सामने आए। ठीक है योगेश जी 10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, ये बातें चलती रहेगी। योगेश जी हाँ, क्या तथ्यात्मक आंकड़े रख रही है बताइए। जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में बोला। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत ना होइएगा। योगेश जी आपने अपनी बात रखी है। अमित जी आप अपनी बात रख रहे थे, आपने इतने झूठे आरोप लगाए, मैं एक भी बार बोला बीच में। तो मर्यादा के अनुरूप अगर डिबेट होगी तो आपकी बात भी जाएगी, मेरी बात भी जाएगी, और इस प्रकार आप आचरण करेंगे तो ये आपके ऊपर ही खुद ही सवाल उठाते हैं। अरे मेरा आचरण चलिए ठीक है योगेश जी आपने बात रखी है, मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत ना हो। अमित जी देखिए, तमाम तरीके से अब आप पर भी कहिए कि तमाम तरीके से तर्क जो योगेश जी के हैं वो भी जनता के लिए जो पहुंचाते रहे हैं, तो कैसे में कांग्रेस के पास क्या स्पष्टता हो जाती है, क्या आप स्पष्ट करेंगे? अरे योगेश गुप्ता जी लगातार जलेबी सरी की बातें घुमाए चले जा रहे हैं और मुझसे अपेक्षा रख रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन एक एक करके आ रहे हैं। मैं आपकी बात रखी है, जो कम से कम आपने सवाल उठाए मैं वो पहले उनसे पूछ लेता हूँ। तो इन्होंने 15,000 का कॉस्ट पॉइंट किसकी सरकार में लगा? बेशर्मी के साथ एमपीपीएससी झूठा एफिडेविट लगाती है और कहती है कि आरक्षण समाप्त कर दीजिए 27% का, और आप यहाँ पे मुझसे बहस कर रहे हैं। इस प्रकार झूठ बोलना। ठीक है अमित चौरसिया जी, योगेश गुप्ता जी, मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत थोड़ा ना हो, क्योंकि चर्चा देखिए बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और कुछ सार इसमें निकले क्योंकि आपके दोनों के दावे हैं। जनता जो इस डिबेट को देख रही है वो कम से कम समझ सके। ठीक है योगेश जी, आप कह रहे हैं कि आपने पूरी बात नहीं रखी। मैं चाहूंगा 10 से 10 सेकंड में आप पूरी बात रखें, उसके बाद मैं अमित जी के पास जाऊंगा। मुझे आप एक मिनट दीजिए, 1 मिनट लूंगा मैं, 1 मिनट। ठीक है जल्दी से। क्यों 75 से ज्यादा याचिकाएं जब हाई कोर्ट से स्थानांतरित हुई
सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया एडवोकेट जनरल को कि जल्दी से जल्दी सुनवाई सुनिश्चित करें। और मध्य प्रदेश के जो सरकार ने कभी भी 75% वो 27% आरक्षण को रोक नहीं लगा, जैसे उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में या पदोन्नति में तो अधूरा गया बांटे बंटाधार वाली बात थे, क्योंकि केवल तीन विषयों को छोड़कर मध्य प्रदेश सरकार ने 27% आरक्षण हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप देना शुरू किया है। 3 विषय कौन से थे? नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा 19-20 की, दूसरी पीएससी द्वारा मेडिकल ऑफिसर की भर्ती, और तीसरी 2020 हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। इन 3 को छोड़कर बाकी में 27% आरक्षण की प्रक्रिया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी है और यथासंभव कोशिश है कि शीघ्र गतिशीघ्र इसका निराकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो। और हम तो चाह रहे हैं कि ये 27% आरक्षण शीघ्र गतिशीघ्र लागू इसलिए किया जाए कि ये जो कांग्रेस जिसको मुद्दा बनाती है हवाई, ठीक है, या 55-60 सालों तक इनके पाले में गेंद रही तो कुछ किया नहीं, और अब विपक्ष में देखिए अनर्गल आरोप और झूठे मनगढ़ंत ठीक है योगेश जी। अमित जी देखिए, तमाम तरीके से अब बीजेपी का ये दावा है, योगेश जी कह रहे हैं। अब जिस तरीके से अड़ंगों की आपने बात कही तो उन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट के निर्देश थे उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बरगलाने का काम किया है। लेकिन जो कांग्रेस ये बातें कह रही है, अब कहीं ना कहीं जो स्थिति नजर आती है कि सभी हितैषी बनना चाह रहे हैं, आपके अपने दावे हैं। अब अगर लागू होता है तो मैं कहता हूं कि दोनों की वजह से इसमें संपूर्णता होनी चाहिए ताकि जनता के इससे फायदा हो सके, लाभ मिल सके। देखिए, हमारे संघर्षित प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने पत्रकार वार्ता करी, साथ में नेता प्रतिपक्ष सुमंत सिंगार जी थे। उन्होंने कितना वैलिड प्रश्न उठाया कि आपने करोड़ों रुपए निकम्मे नाकारा अधिवक्ताओं पे खर्च कर दिए, जो उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। और बाद में एमपीपीएससी अपना एफिडेविट लेती है, हलफनामा वापस लेती है उसको। तो एमपीपीएससी का अध्यक्ष और सचिव कौन बनाता है? प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाते हैं। इनकी निर्लजता यही पकड़ी जाती है। बार बार मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की आबादी को छलने का काम अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अरे आप एक लाइन में करिए ना कि कोर्ट ने तो अभी हमने और आपने दोनों ने सुना, जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहीं कोई रोक नहीं लगाई है 27% आरक्षण में। सरकार चाहे तो अध्यादेश जारी करे और 27% आरक्षण को लागू करे। क्या मुख्यमंत्री जी तेलंगाना के आधार पर सर्वे नहीं करा सकते थे? अगर वो वाकई पिछड़ा वर्ग के हितैषी है। मध्य प्रदेश में सिर्फ पोस्टर बाय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, और उस पोस्टर बाय पिछड़ा वर्ग के दिखा के पिछड़ा वर्ग की आबादी को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अगर आप पिछड़ा वर्ग के इतने अच्छे है तो आप बुलाते विधानसभा, आप बुलाते सभी को और अध्यादेश फिर से पारित करते, जो कमलनाथ जी ने ऑर्डिनेंस पास करा। बकायदा मध्य प्रदेश की विधानसभा बुलाई गई, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया। इसके पूर्व दिग्विजय सिंह ने 14% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया। प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया। 1 लाख से अधिक लोग मर गए प्रमोशन का आरक्षण में इंतजार करते हुए बीजेपी सरकार के अंदर। और ये निकम्मी नकारा सरकार आज सरकार केंद्र उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। आप जातिगत जनगणना कराने से भाग रहे हैं। अरे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि देश में जातिगत जनगणना होगी तो आप तेलंगाना के आधार पर सर्वे करा लेते आधा, और सर्वे के आधार पर आप जातिगत जनगणना के आंकड़े जो है सर्वोच्च न्यायालय में रख देते। आप समय मांग लेते सर्वोच्च न्यायालय से कि हम जातिगत जनगणना का सर्वे करा रहे हैं और सेंसस के आधार पर हम आंकड़े रखने को तैयार है। क्यों जातिगत जनगणना से भागी सरकार? जवाब किसी भी चीज का नहीं है, सिर्फ स्वांग रचना है। सर्वदलीय बैठक बुला के प्रदेश की जनता को छलने का काम करना और जो अपनी नाकामी है उसको छुपाने का काम करना है। भाजपा की सरकार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामले में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, और गारंटी से लिख के देख लीजिए, ये सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनके हाथ जो है मनुवादियों की विचारधारा से बंधे हुए हैं। आरएसएस जो शुरू से आरक्षण विरोधी है, उसका भारतीय जनता पार्टी अपनी नियत का प्रदर्शन यदाकदा करती रहती है। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछड़ी आबादी, आदिवासी कमलनाथ की सरकार ने जो किया था वो कर लेते, अध्यादेश पारित कर लेते, सर्वे करा लेते इससे पहले। सरकार आपकी है। देखिए ऋषभ जी, आप एक सम्मानित चैनल के एंकर हैं, तो आपसे मैं अपेक्षा नहीं रखता हूँ हर कानूनी नहीं, ठीक है, लेकिन आप मेरी बात कर सकते हैं, लेकिन जो बातें कांग्रेस की तर्क है, बार क्यों हार लेकर छुप रहे हैं भैया? जातिगत जनगणना का सर्वे करा लेते तेलंगाना के आधार पे। तेलंगाना में करवाया कि नहीं करवाया? तेलंगाना में सर्वे हुआ कि नहीं हुआ? अरे आपने जलेबी की तरह बातें का घुमा रहे हैं, आरक्षण का जलेबी तरीके बातें का घुमा रहे हैं। जातिगत जनगणना पे सर्वे करा लेते हैं, जातिगत जनगणना पे सर्वे करा लेते हैं। आपका जिला छिंदवाड़ा प्रदेश में अपनी पिछड़ी जाति को अच्छी तरह तो दबाते आ रहे हैं। ठीक है योगेश, एक एक करके बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है, सिलसिलेवार तरीके से बिंदु पे हम आते हैं।
एक एक करके हम आते हैं। योगेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, अमित जा रहा हूं आपके पास। ये देखिए, मैं ये जब बोलते हैं तो मैं शांति से सुनता हूँ, और ये इस प्रकार जो डिबेट खराब करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो ये इनको अपने आप जनता के सामने एक्सपोज हो रही है। ठीक है, देखिए जनता जब देखती है तो तस्वीरें साफ दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप तमाम तर्क रखेंगे तो विवेक तनखा के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं होती। विवेक तनखा कौन है? कांग्रेस के वरिष्ठ एडवोकेट, राज्यसभा सांसद है, छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष सैयद जावेद, तत्कालीन कांग्रेस का प्रवक्ता। ये लोग जुर्मार है। बाकी हम तो मामले को सुलझाने के अंतिम चरणों में है, और हम कतरी और कर्मी को एक करते हैं। योगेश जी आप पूरी पहले से जो बात कह रहे थे मैं चाहूंगा उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि और अरुण यादव जी के साथ क्या चल किया योगेश जी कौन रहा है ओबीसी वर्ग को। आज अरुण यादव जी तमाम विषयों पर इससे पहले हम चर्चा करते आए हैं, आगे भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी जो तर्क कांग्रेस ने रखे हैं, अमित जी कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो पूरी बात कीजिए पहले। देखिए, अभी के तर्क की बात यह है कि 2026 से जनगणना की विधिवत शुरुआत केंद्रीय निर्देश पर शुरू हो गई है, हो जाएगी मार्च 2026 से। उसके जो आंकड़े आएंगे वो ईस्ट इंडिया से शुरू होगी और धीरे धीरे हर स्टेट में होगी। इसके पहले ये सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। बिहार में सर्वेक्षण हुआ, किसने माना? कौन सी कोर्ट ने माना? तो तथ्यों पर आधारित बात करो ना। आप तेलंगाना का उदाहरण दे रहे हो, तेलंगाना के सर्वे को कौन सी कोर्ट ने माना? ऐसी बात कर रहे हैं, राज्य सरकार सर्वे करा, ठीक है योगेश जी सुन लीजिए, ठीक है अमित जी मैं आपके पास आता हूँ, अमित जी आपके पास आता हूँ, लेकिन योगेश जी आप तमाम बातें कह रहे हैं, तमाम तर्कों की बात कर रहे हैं, गाइडलाइंस की बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक सीधी सी बात है जो जनता तक बात पहुंची है, जो लगातार चर्चा का विषय बनती है। योगेश जी सुन लीजिए, क्योंकि लगातार जो चर्चा होती है कि कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार थी, सीधी बात है जो चर्चा में आती है, कांग्रेस कहती है हमारी सरकार थी तो हमने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। अब चूंकि बीजेपी कोर्ट जाती है, आप गाइडलाइंस की बात कह सकते हैं, निर्देश की बात कह सकते हैं, लेकिन जो इमेज बनी थी उसको लेकर यही कहा गया कि बीजेपी ने डंगा डाला। 55-60 साल तक क्या किया कांग्रेस ने? 3 दिन पहले जब सरकार अंतिम चरणों में थी, तब 15 महीने तक कमलनाथ जी क्या वसूली बाबू बन के नहीं बैठे हुए थे? वल्लभ भवन से दलालों को बिठाकर वसूली अभियान चला रहे थे। ओबीसी आरक्षण की चिंता नहीं आई, ठीक है, लेकिन देखिए फिर योगेश जी, चलिए ठीक है योगेश जी, फिर कांग्रेस इसीलिए कहती है कि 20 साल से आपकी सरकार है प्रदेश में। ठीक है अमित जी शर्म तो आपको आना चाहिए। दुष्कर्मी को नेता देख रही है प्रदेश की जनता किस कदर ठग रहे हैं। उमंग सिंह जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप ही नहीं, ठीक है ये विषय नहीं है अमित जी। ठीक है अमित जी, वो कह रहे हैं कि पहले भी आपकी सरकार रही है। अगर जो आप तर्क अभी देते हैं कि आपकी सरकार में चीजें हो गई थी, तो पहले भी इससे पहले आपकी सरकार रही, ये 2019 में ख्याल क्यों आया? बहुत बढ़िया प्रश्न है ऋषभ जी, और इसमें भी 2020 पार्टी का पूरा फरवरी 2020 में सुंदरलाल पटवारी जी की सरकार 1991 में गिर गई। अरे सुन लीजिए, अब आपकी जलेबी दर का झूठ भी सुन लीजिए। योगेश जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। अमित जी बात रख रहे हैं आपकी जी। ऋषभ जी, ये मंडल आयोग की बात करते हैं। 1991 में सुंदरलाल पटवारी की अल्पकालीन सरकार थी, दंगों में गिर गई थी। क्यों नहीं दिया आरक्षण पिछड़ा वर्ग को? मंडल का आयोग के क्यों जारी करे? अरे सुन लीजिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। सुन लीजिए, मोतीलाल वोरा ने सुंदरलाल पटवारी थे कि नहीं था मुख्यमंत्री जब मंडल का मंडल याद किया? ठाकुर अर्जुन सिंह जी ने रामजी महाजन का गठन करा, पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति दी, जब कहाँ चलेगा? ऋषभ जी, या तो मैं बात रख लूं या तो इनकी बोखलाहट सुन लूं। चलिए देखिए, समय पूरा हो रहा है योगेश जी। बहुत सारी बातें, दिक्कत यही होती है कि चर्चा होती है आज के परिप्रेक्ष्य में, आ जाती है पुरानी बातें, 50 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इनका एक मुझे लगता है कोई अंत नहीं इन बातों का, तमाम चर्चा इस पर हो सकती है। अमित जी कम समय बचा हुआ है, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ राज्य आयोग का गठन करा ठाकुर अर्जुन सिंह जी ने,
उसके बाद पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति देने का काम अर्जुन सिंह जी ने करा, ऋग्वेद सिंह जी ने 14% आरक्षण दिया, कमलनाथ जी ने बकायदा 27% आरक्षण विधानसभा में अध्यादेश पारित करके दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी निष्पक्ष होती तो प्रधानमंत्री ने जिस दिन कहा था कि जाति का जनगणना, चलिए ठीक है अमित जी, योगेश जी, बहुत चर्चा इस पर हो सकती है, बहुत तर्क आपने रखे हैं, लेकिन जनता को तर्क दिखते हैं, जनता तय करेगी क्या कुछ किसकी बातें सही है, कौन हितैषी ओबीसी का है। हालांकि सर्वदलीय बैठक के जरिए कई संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अमित जी आपका, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर मसला खड़ा हो गया है और सर्वदलीय बैठक लगातार की जा रही है, लेकिन इस बैठक के जरिए कहा जा रहा है कि सभी की भूमिका के साथ ये चीजें तय होंगी। लेकिन कांग्रेस का अपना मानना है, अपने तर्क हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार में इसको लेकर व्यवस्था की गई थी, लेकिन बीजेपी ने कानूनी दांव पे चढ़ंगे लगाए, जिसके चलते मामला अटका रहा। बहरहाल तमाम तरीके से वार का सिलसिला जारी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।